Yes, hi everyone. I welcome you all on the Engineers Career Point platform and friends. As you all know that कि JKSSB JEE जो है अब एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है जिसमें कि आपकी 306 समथिंग वैकेंसीज जो है एक तरीके से बताई गई है। अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन ही पता लगा है जिसमें जो है PWD डिपार्टमेंट है और जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है शायद उन्होंने एक वैकेंसीज निकाली 306 के अराउंड एक वैकेंसीज आने वाली है। गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि जो योरपीडिया प्लेटफॉर्म है, जो इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट प्लेटफॉर्म है, दैट वी आर सेम थिंग्स राइट। ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको JKSSB या JKPSC का जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होते हैं, जो भी इसके बारे में कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स अगर आता है तो बहुत सारे मॉड्यूल्स जो हैं हमारे आते हैं, है ना। आप जब देखेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं, तो सबसे रिलेटेड हमारे मॉड्यूल्स JKPSC के लिए सबसे पहले आगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स इस बार भी जो है योरपीडिया जो है एक आपके लिए ही एक मॉड्यूल लेकर आया है। मॉड्यूल के बारे में ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी है और मॉड्यूल स्टार्ट भी हो चुका है फ्रेंड्स, जिसमें जो है कि अभी मैंने आपको बताया कि एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है जस्ट 306 वैकेंसीज का। अभी डिटेल नोटिफिकेशन अभी आना है और अगर नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद आपका जब भी एग्जाम होगा इन बिटवीन आपको 3 to 4 मंथ्स आपको दिए जाते हैं। बट हमने जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर यू, तो हमने अभी से ही ये वाला मॉड्यूल स्टार्ट कर दिया है और आप जो बैचेस भी है, जो टॉपिक सब्जेक्ट्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल कर सकते हैं और एनरोल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म है आप उसको फिल कीजिएगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूट में कॉल करके भी क्वेरी ले सकते हैं और बैच में एनरोल कर सकते हैं अपने आप को राइट। मेरे ये जो वीडियो बनाने का मैं आज वीडियो बना रहा हूँ वो इस पर्पज से बना रहा हूँ कि जो पिछले साल एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स JKSSB JEE 23 में 19 नवंबर के आसपास जो एग्जाम हुआ था जिसमें 855 के अराउंड वैकेंसीज थी फ्रेंड। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी लास्ट वीडियो जो है शुभम सर ने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए थे, आई थिंक हाईवे उन्होंने सब्जेक्ट लिया था। नाउ दिस इज माई टर्न, नाउ मैं आपको जो है क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, आपको सोइल के एनवायरनमेंट के और सर्वे के मैं ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा फ्रेंड्स, जो कि प्रीवियस पेपर था हमारा 2023 19 नवंबर राइट। फ्रेंड्स आप अगर एनरोल होना चाहते हैं तो मैं जैसे पहले अभी बताया मैंने आपको कि ऑलरेडी जो है मॉड्यूल स्टार्ट हो चुका है और आप अब एनरोल हो सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशंस को। डिले नहीं करना है 3 से 4 मंथ, और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 3 से 4 महीने में सिलेबस पूरा हो जाता है, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप अभी से तैयार होते हैं और 3 to 4 मंथ्स में ऑलमोस्ट अपनी प्रिपरेशन में एक बूस्टअप आप ले सकते हैं, एक बेंचमार्क अपना सेटअप कर सकते हैं और आप जो है क्वेश्चंस को काफ़ी हद तक टैकल कर सकते हैं फ्रेंड्स राइट। सो क्वेश्चन सोल्व करते हैं फ्रेंड्स। बातें तो चलती रहेंगी, काफ़ी सारी डिस्कशन होता रहेगा ना। द मेन पॉइंट इज दिस कि हमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है राइट। नाउ फ्रेंड्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। मैं अभी सोइल का क्वेश्चन ही कराऊंगा फ्रेंड्स आपको, सोइल के क्वेश्चन है मैं उसी के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। सोइल का क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है अगर आप एक बार पढ़ते हैं चीज़ों को तो, क्योंकि जेई है ना, ए की अगर हम बात करते हैं JKPSC यही बहुत अच्छे क्वेश्चन सेटअप करता है फ्रेंड्स, है ना। तो अगर हम JKSSB जेई की बात करते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चंस कंपेरेटिव टू अदर स्टेट्स, कंपेयर टू अदर एग्जाम्स रिलेटेड टू जेई, JKSSB जेई के क्वेश्चन फिर भी थोड़े से अच्छे रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि JKSSB की अगर आप बात करते हो और जेई की अगर आप बात करते हैं तो इसमें भी आपको अच्छी लेवल की प्रिपरेशंस करनी होती है। आप दूसरे स्टेट्स में जो जेई के एग्जाम्स होते हैं उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, अच्छी लेवल की प्रिपरेशन होती है इसमें भी, और इसमें भी अच्छी खासी कैलकुलेशंस करवाता है। जैसे सोइल का क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन इज सेइंग कि आपके पास एक सोइल है और उसका जो है बल्क डेंसिटी गिवन है सोइल की, दैट इज द 44 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड द वाटर कंटेंट इज दिस, ड्राई डेंसिटी ऑफ द सोइल आपको कैलकुलेट करके बतानी है यहाँ पे फ्रेंड्स। इज इट विजिबल फॉर यू राइट? तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये विजिबल अच्छे से हो जाए राइट। नाउ आपके पास एक क्वेश्चन है कि सोइल है, सोइल की बल्क डेंसिटी यहां पर गिवन है और वाटर कंटेंट गिवन है, बल्क डेंसिटी गिवन है और वाटर कंटेंट गिवन है, आपको ड्राई डेंसिटी निकालना है सोइल का। तो जब आप सोइल का ड्राई डेंसिटी निकालते हैं तो फ्रेंड देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी हम सोल्व करते हैं तो आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि गिवन क्या है, पहले तो वो लिखिएगा कि गिवन क्या है, बल्क डेंसिटी गिवन है जिसको हम रो बी से डिनोट कर देते हैं कि बल्क डेंसिटी जो है हमारे पास गिवन है रो बी बल्क डेंसिटी। अब यूनिट किलो न्यूटन में है तो हम इसको गामा बल्क से ही लिख देते हैं, यूनिट का फर्क होता है, आप बल्क यूनिट वेट लिखिएगा 44 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये यूनिट वेट अपने को गिवन है। वाटर कंटेंट गिवन है हमें,
वाटर कंटेंट जो है वो 10% वाटर कंटेंट गिवन है, राइट। हमें बल्क यूनिट वेट गिवन है और हमें वाटर कंटेंट गिवन है 10% का, तो हमें ड्राई डेंसिटी निकालनी है सोइल की। वी हैव टू फाइंड द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सोइल। तो जब भी हमें बल्क यूनिट वेट गिवन होता है, जब भी हमें वाटर कंटेंट गिवन होता है और हमें अगर ड्राई डेंसिटी निकालनी होती है, ड्राई यूनिट वेट अगर हमें निकालना होता है, तो एक फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, आप फॉर्मूला के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा। जब भी बल्क यूनिट वेट गिवन होगा या वाटर कंटेंट गिवन होगा तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप लगाएंगे, गामा बल्क डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट, दैट्स इट। ये वो वाटर कंटेंट होता है जो गिवन सोइल का बल्क होता है, जो भी गिवन सोइल है उस सोइल का जो भी वाटर कंटेंट है ये। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है कि कई बार आपको क्वेश्चन पता क्या बोलता है, यू हैव ए सैचुरेटेड सोइल मास, और यू कैन से कि आपको सोइल सैचुरेटेड स्टेज में सोइल का वाटर कंटेंट निकालना है। अगर आपकी सोइल सैचुरेटेड हो जाए उस केस में व्हाट विल बी द वाटर कंटेंट, अगर आपकी सोइल सैचुरेटेड हो जाए तो उस केस में फ्रेंड्स जो ये गामा बल्क है उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, सैचुरेटेड यूनिट वेट। और ये जो वाटर कंटेंट मिलेगा ये वो वाटर कंटेंट मिलेगा जिसके कोरस्पोंडिंगली सोइल आपकी सैचुरेट हो जा रही है। बट अभी ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, गामा बल्क गिवन है, वाटर कंटेंट गिवन और गामा ड्राई पूछा गया, तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करो, 44 डिवाइड बाय 1 प्लस, फ्रेंड्स परसेंटेज में परसेंटेज ऐड होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू में न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करेंगे, तो 1 पॉइंट का 0.1, तो 1.1, तो आप जब सोल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 40 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। सो द आंसर इज 40 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। फ्रेंड्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, है ना। मैं क्या बता रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन ये बोलता है कि कितने वाटर कंटेंट पे सोइल जो है वो सैचुरेटेड हो जाएगी, फाइंड द वाटर कंटेंट एट विच द सोइल इज सैचुरेटेड। तो आपसे वो वाटर कंटेंट निकलवा लेता है यहाँ पर जिसपे सोइल क्या हो गई है, सैचुरेट हो गई है। और इस केस में अगर आपको गामा डी पता हो तो गामा बल्क की जगह आप क्या लिखेंगे, गामा सैचुरेटेड लिखेंगे, और गामा सैचुरेटेड के कोरस्पोंडिंग ये वो वाटर कंटेंट आएगा जिसपे सोइल आपकी सैचुरेट हो गई है। थोड़ा सा इसमें हम ध्यान रखते हैं चीजों का। ना दिस वाटर कंटेंट होता क्या है, ये थोड़ा सा हमने जो है बताया है यहाँ पर कि भाई वाटर कंटेंट होता है क्या है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड्स इन अ गिवन सोइल मास। यूजुअली इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, कि वेट ऑफ द वाटर बाय वेट ऑफ द सॉलिड्स मल्टीप्लाई 100, तो दिस इज द वाटर कंटेंट ऑफ द सोइल। अगर मैं बोलता हूँ आपके सोइल में 60% वाटर कंटेंट है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि वट एवर द वेट ऑफ द सॉलिड्स यू हैव, जस्ट मल्टीप्लाई विद 60%, यू विल गेट द वेट ऑफ द वाटर। कि 60% ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स, जितना भी वेट ऑफ सॉलिड्स है उसका 60% जो भी आएगा वो हमारा क्या है, वेट ऑफ वाटर है। वाटर कंटेंट, सोइल में वाटर कंटेंट कितना है, सोइल का वाटर कंटेंट अगर ज्यादा है, मतलब सोइल के रिस्पेक्ट में बेसिकली हम बताते हैं वाटर कंटेंट को। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक और पैरामीटर होता है वाटर कंटेंट को बताने का, बट यहाँ पर हमारा डिस्कशन नहीं है। जब हम सोइल की क्लास लेंगे, जब हम सोइल में डिस्कस करेंगे चीज़ों को, तो वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है कि वन मोर पैरामीटर वी हैव टू express the water content in other parameters, like we have a total weight of soil, so we can express the water content in that terms also, but right now this water content जो है हम यहाँ पर ये यूज करते हैं। क्वेश्चन में कई बार मेंशन नहीं होता है तो हम यही वाला वाटर कंटेंट हमेशा यूज करके चलते हैं। तो खैर उसकी बातें हम करेंगे, वो क्लास में करेंगे फ्रेंड्स, अभी के लिए वो डिस्कशन का पार्ट नहीं है। अभी हमारा डिस्कशन का पार्ट क्या है, ओनली द क्वेश्चन सॉल्विंग, तो वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है फ्रेंड्स। क्वेश्चन जो है ये मैंने सीक्वेंस, देखो नंबर जो है मैंने सीक्वेंस में रखा है जो एग्जाम में पूछा गया था। आपको मैंने एग्जाम बताया है, ये वाला एग्जाम है फ्रेंड्स, और ये जो है नवंबर 19 को हुआ था 2023 में, JKSSB ने कंडक्ट किया था जेईई एग्जाम के लिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 12 ही मेरे को सोइल का क्वेश्चन मिला। नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 13, ये भी क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक सोइल का नहीं होगा, तभी मैंने यहाँ नहीं डाला है। क्वेश्चन नंबर 14 सोइल का है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन इज सेइंग कंसीडरिंग the structural resistance to displacement of the soil, frictional resistance between the individual soil particles, cohesion between the surface of the soil particles and the shear strength of the soil basically made up of these statements। ये बोला गया है कि 3 स्टेटमेंट्स लिखकर दे दी गई है, और 3 स्टेटमेंट्स में ये बोला गया है कि जो shear strength आप बताते हैं सोइल की, the shear strength of the soil basically made up of these statements। इन स्टेटमेंट से आपने शेयर स्ट्रेंथ बताई है, तो ये बताना है आपको कि इनमें से कौन सी करेक्ट है, बेसिकली इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये बताना है। द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सोइल बेसिकली मेड अप ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट से शेयर स्ट्रेंथ आप बताते हैं सोइल की। आप सबको पता है कि जब हम शेयर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला एवरी पर्सन, एवरी स्टूडेंट ये जानते होंगे, हर कोई स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट नोज दैट S इज इक्वल टू C प्लस सिगमेंट n फाई, राइट और रॉन्ग। S इज इक्वल टू C प्लस सिगमेंट n फाई, जिसके अंदर फ्रेंड्स ये जो C होता है दिस इज द कोहेशन, कि हमारी जो सोइल है वो कितना कोहेशन पोजेस कर रही है। द पार्टिकल टू पार्टिकल जो अट्रैक्शन है वो कितना है, कोहेशन फोर्स कितना है, C प्लस सिगमेंट n फाई।
एंड जो ये बचे सिग्मा एन है, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस, कितना नॉर्मल स्ट्रेस वहां लग रहा है। और ये जो फाई लिखते हैं फ्रेंड्स, ये लिखते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की, वो जो सोइल है पार्टिकल टू पार्टिकल के बीच में कितना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मिल रहा है। सो बेसिकली आई वांट टू से दैट कि ये चारों की तीनों स्टेटमेंट जो एक तरीके से करेक्ट है। शेयर रेजिस्टेंस जो होती है सोइल में वो किस वजह से पाई जाती है, दैट फर्स्ट इज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से आपको शेयर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। दैट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अकाउंट्स फॉर द ग्रेन टू ग्रेन फ्रिक्शन और इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरलॉकिंग होती है, मैं आपको अगर बताऊं यहाँ पे डायग्रामेटिकली, तो देखो फ्रेंड्स आपके पास जैसे ये पार्टिकल्स के अरेंजमेंट है, ये सोइल के पार्टिकल्स हमने कुछ इस तरीके से रखे हैं फ्रेंड्स। अब लेट अस सपोज कि ये पार्टिकल पे कोई शेयर लोडिंग आती है, शेयर लोडिंग आने की वजह से फ्रेंड्स ये कुछ इस तरफ मूव कर रहा है, बट ये जो पार्टिकल है वो इस तरफ मूव होना तो चाह रहा है, बट फ्रेंड्स इसके जो ये जो कॉन्टैक्ट में सरफेस है ये इसको इस तरफ मूव होने नहीं देगा। कहने का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा है, दिस इज द फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है, जितना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा सोइल की शेयर स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा निकल कर आती है। और फर्दर जो हम इस फ्रिक्शन को फाई से डिनोट कर देते हैं, तो एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा इन टेन फाई, ये हम फॉर्मूला लिखते हैं। ये आया कैसे, ये भी हम डेरिवेशन करते हैं कि ये फॉर्मूला बनता कैसे, कौन सी थ्योरी हम यहाँ पे यूज करते हैं, मोर कॉलम्स थ्योरी होती है, दैट फ्रॉम दैट थ्योरी वी गेट दिस रिजल्ट, राइट। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अकाउंट्स फॉर द ग्रेन टू ग्रेन जो फ्रिक्शन होता है, अभी मैंने आपको बताया ग्रेन टू ग्रेन जो फ्रिक्शन होता है, एंड इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में कितना इंटरलॉकिंग बना हुआ है, स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस बेसिकली जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस कितना है वहां पे, राइट। तो जैसे स्टेटमेंट नंबर 1 ये लिख स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सोइल, तो बेसिकली इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस। सेकंड इज द कोहेसिव रेजिस्टेंस। कोहेसिव रेजिस्टेंस इज ऑफ टू टाइप्स, एक ट्रू कोहेशन होता है, एक एपरेंट कोहेशन होता है फ्रेंड्स। तो कोहेसिव रेजिस्टेंस कितना है, वो कोहेशन कितना पोजेस कर रही है सोइल, तो उसके ऊपर भी वो डिपेंड कर जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट्स फ्रेंड्स सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, A soil sample has a total unit weight of 16.97 kilonewton per meter cube and a void ratio of 0.84. Find the moisture content. ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको जो क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है कि सोइल सैंपल है जिसका टोटल यूनिट वेट ये है, दिस द टोटल यूनिट वेट। तो गामा बल्क जो है वो ये है 16.97 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 16.97 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब गामा बल्क है, दिस इज द टोटल यूनिट वेट ऑफ द सोइल। और सोइल की जो वॉइड रेशियो है वो 0.84 है, द वॉइड रेशियो ऑफ दिस सोइल इज 0.84। ये सोइल की वॉइड रेशियो है। आपको इस सोइल का मॉइस्चर कंटेंट निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वाटर कंटेंट ऑफ दिस सोइल, W निकालना है फ्रेंड्स। तो जब भी मॉइस्चर कंटेंट पूछेगा हमेशा हम W की बात करेंगे, अनलेस इट इज गिवन दैट कि फाइंड द वाटर कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ दिस सोइल। अगर भी टोटल वेट ऑफ सोइल के रिस्पेक्ट में पूछता है तो हम W डैश निकालते हैं, जो हम क्लासेस में पढ़ेंगे कि W डैश में क्या रिलेशन होता है। तो अभी हम वाटर कंटेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये W कैसे निकाला जाता है। अब देखो गामा बल्क गिवन है, E गिवन है और आपसे वाटर कंटेंट पूछा है। एक सिंपल फॉर्मूला जो जनरली हम यूज करते हैं सहवाग का, SE इक्वल टू WG, दिस इज द फॉर्मूला सहवाग से हम याद करते हैं फ्रेंड्स। SE इक्वल टू WG, अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन पता है, वॉइड रेशियो पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, देन वी कैन फाइंड द वाटर कंटेंट ऑफ दैट सोइल। उस सोइल का इजिली वाटर कंटेंट निकाला जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में बल्क यूनिट वेट पता है, एक और फॉर्मूला है बल्क यूनिट वेट का। तो बल्क यूनिट वेट का जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, G प्लस का SE गामा W डिवाइडेड बाय 1 प्लस का E, एक ये वाला फॉर्मूला लगाया जाता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर बल्क यूनिट वेट गिवन है और वॉइड रेशियो गिवन है और आपसे वाटर कंटेंट पूछा गया है। अगर हम वाटर कंटेंट लिखते हैं तो वाटर कंटेंट क्या लिखते हैं, वेट ऑफ द वाटर बाय वेट ऑफ द सॉलिड। अगर हम वॉइड रेशियो लिखते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। बल्क यूनिट वेट अगर लिखते हैं तो टोटल मास या टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर। अभी इन पैरामीटर्स में रिलेशन क्या बनता है, बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक पैरामीटर गिवन नहीं है फ्रेंड्स। अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होती है, अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो हम एक तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, बट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नॉट गिवन, तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी एज्यूम करके चलेंगे फ्रेंड्स, राइट। तो वी आर एज्यूमिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65, इफ नथिंग इज गिवन वी कैन एज्यूम दैट डाटा। तो 2.65 की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हम ये एज्यूम नहीं करते तो आंसर नहीं आता है, अगर हम ये वैल्यू एज्यूम नहीं करते देन आंसर आता ही नहीं है इसका। तो क्वेश्चन में या तो मिस प्रिंटिंग हुई है या क्वेश्चन में डाटा गिवन नहीं है। तो 2.65 की स्पेसिफिक ग्रेविटी हम एज्यूम करके चलेंगे और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, दिस फॉर्मूला। यहाँ पर जब हम गामा डी निकालते हैं तो फ्रेंड गामा डी का फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पे मैंने लगाया है, ये गामा डी है, थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, गामा डी G गामा W, ये गामा है फ्रेंड्स। तो G गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है, गामा डी का फॉर्मूला होता है G गामा W
डिवाइडेड बाय 1 प्लस का ई, जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, तो यहाँ से गामा डी मिल जाएगा। गामा डी जी होता है वो किसके इक्वल होता है, गामा बल्क बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट, और गामा बल्क क्वेश्चन में मेंशन है 1 प्लस वाटर कंटेंट, 1 प्लस वाटर कंटेंट की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है गामा डी की वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं यहाँ से। देखो गामा डी आपने निकाल दिया, मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, देखो आपने गामा डी यहाँ से निकाल दी, गामा डी का आंसर ये आया है। गामा डी किसके इक्वल है, गामा बल्क बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। आपको वाटर कंटेंट निकालना है उस सॉइल का जिसका बल्क यूनिट गिवन है, तो आप वाटर कंटेंट को इधर लिख रहे हैं, तो गामा बल्क डिवाइडेड बाय गामा ड्राई माइनस का 1, तो वही चीज हमने यहाँ पर की है एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ से आंसर सोल्व करके कितना आ रहा है 20.11%, तो यहाँ से आंसर सोल्व करके ये निकल कर आ रहा है 20.11%। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला क्वेश्चन हम इस तरीके से लेंगे। इफ टेक जी 2.50, अब क्वेश्चन आता है कि सर हम जी को 2.65 क्यों मान रहे हैं, अगर हम 2.50 लेते हैं देन वाटर कंटेंट जो आता है 27% आता है, दैट इज क्लोज टू 25%, दैट मीन्स द ऑप्शन बी, तो हम ऑप्शन बी ले रहे हैं, तो ऑप्शन बी भी आ सकता है। तो कहने का मतलब है ये क्वेश्चन में आप एक तरीके से ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि सर इन दिस क्वेश्चन डाटा इज नॉट गिवन। अब डाटा गिवन नहीं है तो सर हमारा आंसर जो है वो 25% के आसपास आ रहा है, जो है अगर हम जी को क्या एज्यूम कर रहे हैं फ्रेंड्स 2.65 कंसीडर कर रहे हैं, और हमारा आंसर जो है 25, क्योंकि मेंशन क्वेश्चन देखो ऐसा होता है, मैं आपको बता देता हूं, तो आपको मैं एक चीज समझा देता हूं फ्रेंड्स, कि यहां पर जो जी की वैल्यू 2.65 ले रहे हैं, तो आपका आंसर कितना है 20 अगर जी की वैल्यू कम करते हैं तो 2.5 लेते हैं, तो क्लोजेस्ट टू 25% लेते हैं। अब सर आप बोलेंगे सर जी की वैल्यू ज्यादा ले लो, जी की वैल्यू ज्यादा लोगे तो सर कम आके आंसर 18% भी बन जाएगा। बट जनरल केस में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सोल की, वो हम यही रेंज लेकर चलते 2.65 या 2.5, यही वैल्यूज कंसीडर करके चलते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गिविंग दैट आंसर 25%। जनरल केस में 2.65 कंसीडर करते हैं, इफ नथिंग इज गिवन वी कंसीडर द स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव स्ट्रेस। ये जो इफेक्टिव स्ट्रेस टॉपिक है, ये जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, व्हाट इज दिस इफेक्टिव स्ट्रेस, क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया बताता हूँ। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, ये जैसे आपके पास एक ग्राउंड सरफेस है राइट, और ये पूरी सोइल है, ये पूरी क्या है सोइल है, और हमने क्या किया है इस पे एक एच डेप्थ नीचे, एच डेप्थ के नीचे एक लेयर की हम बात कर रहे हैं, लेट अस सपोज एक्स लेयर की हम बात कर रहे हैं। ये पूरी सोइल है फ्रेंड्स, ये पूरी नीचे तक सोइल है, ये पूरी की पूरी सोइल है, और मैंने एक एक्स लेयर की बात करता हूं। इस एक्स जो लेयर आपने बताई है फ्रेंड्स, इस लेयर एक्स पे कुछ ना कुछ लोड आया होगा, दैट उस लोड की वजह से यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होता है, वी ऑल नो दैट बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इस एक्स लेयर पे टोटल कितना स्ट्रेस डेवलप होगा वो कैसे बताते हैं कि कितना टोटल लोड आया है। इस एक्स लेयर पे किसकी वजह से लोड आया है फ्रेंड्स, इस सोइल की वजह से लोड आता है, ये जितनी भी सोइल है इसकी वजह से लोड आता है। और जब हम डेरिवेशन करते हैं तो टोटल स्ट्रेस जब हम बताते हैं कि इस एक्स लेयर पे जो स्ट्रेस आता है वो ग्रेन टू ग्रेन जो पार्टिकल है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं लोड को लाइक दिस। तो ग्रेन टू ग्रेन जो लोड का ट्रांसफर होता है फ्रेंड्स, जो ग्रेन टू ग्रेन लोड का ट्रांसफर होता है, उसकी वजह से जो ग्रेन टू ग्रेन पार्टिकल का ट्रांसफर होता है, एक तो उसकी वजह से स्ट्रेस आएगा, सेकंड जो यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होगा फ्रेंड्स, उस वाटर की वजह से भी इस एक्स लेयर पे स्ट्रेस आता है। तो एक तो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है स्ट्रेस, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस, प्लस पोर वाटर प्रेशर, जो पानी की वजह से जो वॉइड्स के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगा। तो यहां पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन दिस इफेक्टिव स्ट्रेस। इस इफेक्टिव स्ट्रेस पे कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, लेट मी क्लियर वन थिंग। जब आप इसकी डेरिवेशन करते हैं ना, जब हम क्लास में बताते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर आता है फ्रेंड्स, कि ये जो इफेक्टिव स्ट्रेस लिखते हैं ना हम लोग, इफेक्टिव स्ट्रेस जब हम लिखते हैं कि टोटल ग्रेन टू ग्रेन कितना ट्रांसफर हुआ है लोड का डिवाइड बाय टोटल एरिया हम लिखते हैं। और फ्रेंड्स ये जो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है लोड का, ये टोटल एरिया पे तो हो ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ कॉन्टैक्ट एरिया पे होता है, जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट एरिया बना हुआ है। कोई पार्टिकल यहाँ होगा तो यहाँ कॉन्टैक्ट एरिया बनेगा फ्रेंड्स, अगर कोई पार्टिकल यहाँ होगा तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट एरिया बनेगा, सिर्फ इतने ही पोर्शन पे ही तो स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा। बट हम टोटल एरिया कंसीडर करते हैं, दैट मीन्स हम तो ब्लंडर कर रहे हैं वहां पे, ठीक है ना। तो एक्चुअली में लगता कॉन्टैक्ट स्ट्रेस है, बट हम इफेक्टिव स्ट्रेस कंसीडर करके चलते हैं। रीजन बीइंग इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब हम टोटल एरिया कंसीडर करके चल रहे हैं, टोटल एरिया पे कितना ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर हुआ है लोड का, तो कितना स्ट्रेस डेवलप होगा उस टोटल एरिया पे, दैट इज इफेक्टिव स्ट्रेस। बट जो कॉन्टैक्ट स्ट्रेस होता है वो एक्चुअली कॉन्टैक्ट एरिया पे कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ है, दिस इज द कॉन्टैक्ट एरिया। जब आप इनका सम करेंगे तो कॉन्टैक्ट एरिया की वैल्यू बहुत कम निकल कर आएगी। तो कॉन्टैक्ट स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कम होता है। बट क्योंकि ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है इस कॉन्टैक्ट एरिया को निकालना, इसलिए हम कभी भी कॉन्टैक्ट स्ट्रेस की बात करते ही नहीं है, हम बात करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस की, क्योंकि हम इफेक्टिव स्ट्रेस इजीली निकाल सकते हैं कि टोटल कितना एरिया हमारे पास है। दिस इफेक्टिव स्ट्रेस वी कैन फाइंड वेरी इजीली, क्योंकि हम टोटल एरिया बता सकते हैं इजीली।
बट कॉन्टैक्ट एरिया कितना है फिर हम नहीं बता सकते। रीजन इसका मतलब ये निकल कर आता है कि कॉन्टैक्ट स्ट्रेस एक्चुअली में जो लगता है वो कॉन्टैक्ट स्ट्रेस होता है, बट वी आर लर्निंग दिस पॉइंट इफेक्टिव स्ट्रेस विच इज अ मीनिंगलेस पैरामीटर। अब क्या करें, अब इफेक्टिव स्ट्रेस है तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन भी इस इफेक्टिव स्ट्रेस टॉपिक के ऊपर, ये जो इफेक्टिव स्ट्रेस पॉइंट आपने बताया है इसके ऊपर सोल की सारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज डिपेंड कर जाती है। अगर आप सोल की परमेबिलिटी बोलेंगे, आप सोल की कंसोलिडेशन की बात करेंगे, आप सोल की बेरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे, आप सोल की शेयर स्ट्रेंथ की बात करेंगे, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज फ्रेंड्स इस इफेक्टिव स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड कर जाती है। इसीलिए इफेक्टिव स्ट्रेस का सिग्निफिकेंस ज्यादा हो जाता है, अदरवाइज इट इज अ मीनिंगलेस पैरामीटर। रीजन बीइंग अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्टैक्ट एरिया पे जो स्ट्रेस लगेगा वही तो पिक्चर में आएगा, यहां पर पूरे एरिया पे स्ट्रेस ही नहीं लग रहा है पार्टिकल्स की वजह से। ठीक है, बाकी हम क्लास करेंगे तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी इजीली। तो थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा फ्रेंड्स, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेंथ डिपेंड करता है फ्रेंड्स, परमेबिलिटी डिपेंड करता है, कंप्रेसिबिलिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन दिस पैरामीटर, ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव। तो सारे पैरामीटर्स इस पर डिपेंड करता है। शियर स्ट्रेंथ तो आपने बताया है, S इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan phi, S इज इक्वल टू सी प्लस का सिग्मा n बार tan phi, ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। दिस इज द सिग्मा n बार जो आप लिखते हैं फ्रेंड्स, दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेंथ सोल की इफेक्टिव स्ट्रेस पे डिपेंड करती है, नो डाउट। जितना ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेस होगा उतनी ज्यादा सोल की शियर स्ट्रेंथ भी होगी। परमेबिलिटी भी डिपेंड करती है, कंप्रेसिबिलिटी भी इफेक्टिव स्ट्रेस पे डिपेंड कर जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि एक सैंड सैंपल हमारे पास, एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखो सिंपल क्वेश्चन आया ना चीजें, अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ने से सारी चीजें क्लियर हो जाती है। बस एक थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन कौन सा आया था जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन नहीं थी, बाकी सब क्वेश्चन क्या थे, सिंपल थे। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा एक बारी। ए सैंड सैंपल 35 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वाज टेस्टेड इन अ कांस्टेंट हेड परमेमीटर। बच्चे परमेमीटर एक डिवाइस होता है जिसमें आप सोल की परमेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अब परमेबिलिटी टेस्ट करने के लिए परमेमीटर आपके पास डिवाइस है, बट उसमें कंडीशन कैसे रख रहे हैं, कौन सी सोल के लिए टेस्ट करते हैं, कोर्स ग्रेन सोल के लिए अगर करते हैं तो कांस्टेंट हेड परमेमीटर यूज किया जाता है। अगर आप फाइन ग्रेन सोल की परमेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो फॉलिंग हेड या वेरिएबल हेड टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्या रीजन है, ये हम क्लास में डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल हेड में हेड वेरी करता है, कांस्टेंट हेड में हेड कांस्टेंट बना के रखते हैं। इसका रीजन रहता है फ्रेंड्स, इसका रीजन रहता है, तो रीजन अभी आपको समझ भी नहीं पाएंगे अगर मैं डायग्राम वगैरह बनाऊंगा, दैट टाइम विल, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, राइट। तो कांस्टेंट हेड परमेमीटर में ये आप बस याद रखिएगा कि कांस्टेंट हेड जो परमेमीटर होते हैं कोर्स ग्रेन सोल की परमेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, सर हम पढ़ते हैं कोर्स ग्रेन सोल में सर सैंड भी होती है, सर ग्रेवल भी होती है, बट सर आप जब परमेबिलिटी टॉपिक पढ़ाते हैं तो सर आप परमेबिलिटी में डार्सी लॉ को फॉलो करवाते हैं, और सर डार्सी लॉ तो ये बोलता है द फ्लो थ्रू द सोइल दैट मस्ट बी लेमिनर। अगर सर फ्लो लेमिनर नहीं हुआ तो डार्सी लॉ ही फेल कर जाएगा, और जब डार्सी लॉ फेल कर जाएगा सर उसके रिजल्ट भी फेल ही करेंगे, तो हम यूज कैसे करेंगे। तो सर जब हम ग्रेवल की बात करते हैं तो सर ग्रेवल में तो लेमिनर फ्लो बनता ही नहीं है, तो कहने का मतलब है ग्रेवल की परमेबिलिटी नहीं निकालते हैं। कोर्स ग्रेन सोइल, मैं बोल तो रहा हूं कोर्स ग्रेन सोइल की परमेबिलिटी निकालते हैं कांस्टेंट हेड परमेमीटर से, बट यहां पे हम सैंड की परमेबिलिटी की बात करते हैं, कोर्स सैंड की भी बात नहीं करते हैं, और ग्रेवल्स की तो बात करते ही नहीं है, क्योंकि वहां पर लेमिनर फ्लो कंडीशन नहीं बनती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि कोर्स ग्रेन सोइल में सैंड और ग्रेवल तो है, बट ग्रेवल की बात करते ही नहीं है, क्योंकि वहां पर लेमिनर फ्लो बनता ही नहीं है, देयर फ्लो इज द टर्बुलेंट। और डार्सी लॉ की वैलिडिटी सिर्फ लेमिनर फ्लो के लिए फ्रेंड्स, इसीलिए कांस्टेंट हेड परमेमीटर जो हम यूज करते हैं मोस्टली सैंडी सोइल के लिए यूज करते हैं, राइट, बट फाइन ग्रेन सोइल के लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल हेड टेस्ट, राइट। अब चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा हो गई है ना। एक सैंड सैंपल है आपके पास, देखो पहले ही बोल दिया सैंड सैंपल है, राइट। एक सैंड सैंपल, और उसके लिए कौन सा टेस्ट करें बात भी समझ आ रही है। एक सैंड सैंपल है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एक आपके पास एपरेटस है समथिंग लाइक दिस, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है फ्रेंड्स लाइक दिस, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द लेंथ इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ है वो 20, दिस इज द परमेमीटर, राइट, दिस इज द परमेमीटर, और इसके अंदर हमने सोइल डाला हुआ है फ्रेंड्स। तो हम करते क्या है, यहाँ पर वाटर की सप्लाई करते हैं, एक हैंड से यहाँ तक वाटर जाता है, इस हैंड से वाटर की सप्लाई करते हैं, और यहाँ पर जो हम एक तरीके से हेड बना के चलते हैं, यहाँ पर एक हेड बनाते हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हेड होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हेड होगा, है ना। यहाँ पर जो हेड होगा उसको हम H1 बोलेंगे, और यहाँ पर जो हेड होगा उसको हम H2 बोलेंगे। The head here is H1, the head here is H1, and the head here is H2, right? क्या होता है सर ये प्रेशर एंड पिज़ोमेट्रिक हेड, ये भी बता दीजिएगा फ्रेंड्स, क्लास में पूरा अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, राइट। Under a head of 60 centimeter, now this is the mention in the question, under a head of 60 centimeter, the discharge was this. क्या लगा?
कि इस हेड पे, ये हेड बेसिकली हेड डिफरेंस बताया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो हेड डिफरेंस है फ्रेंड्स ये 60 सेंटीमीटर का ये बताया गया है। तो कह रहा है कि अंडर ए हेड डिफरेंस, बेसिकली डिफरेंस होगा यहाँ पे, अंडर ए हेड डिफरेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर द डिस्चार्ज ऑफ 120 मिलीलीटर इन 6 मिनट, ये अपने को देखने को मिलता है। मतलब हम इतना वॉल्यूम कलेक्ट कर लेते हैं, 120 मिलीलीटर का पानी, 120 मिलीलीटर का वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्ट किया जाता है इन 6 मिनट, इन 6 मिनट अंडर द हेड ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पानी फ्लो कर रहा है तो 6 मिनट में आपको 120 मिलीलीटर का पानी मिल जाता है, इतना वॉल्यूम आप कलेक्ट कर लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द ड्राई वेट ऑफ द सैंड यूज्ड फॉर द टेस्ट वाज 1120 ग्राम एंड स्पेसिफिक डेट इज दिस डिटरमाइन द सीपेज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी निकालनी है फ्रेंड्स। सीपेज वेलोसिटी जो होती है बेसिकली, सीपेज वेलोसिटी होती है डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। दिस इज द फॉर्मूला, सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द पोरोसिटी। सीपेज वेलोसिटी जो होती है डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द पोरोसिटी होती है फ्रेंड्स, ये सीपेज वेलोसिटी होती है। अब सर ये पोरोसिटी तो चलो पता है सर, ये डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी सर ये अलग अलग कैसे है सर? सोइल में पानी जब फ्लो करता है तो कौन सी वेलोसिटी कंसीडर करते हैं फ्रेंड्स? डार्सी लॉ जब लगाते हैं ना, ध्यान रखिएगा, डार्सी लॉ में जो डार्सी ने वेलोसिटी बताई कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, वो जो वेलोसिटी डार्सी बता रहा है फ्रेंड्स वो डिस्चार्ज वेलोसिटी बताता है, बट वो एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है। क्योंकि रीजन बीइंग, क्योंकि डार्सी के कोरस्पोंडिंग जो वेलोसिटी आपको मिलेगी पानी की, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, वो डार्सी ने कंसीडर किया है कि पूरा का पूरा एरिया जो होगा उस पूरे एरिया से ही पानी फ्लो कर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में पूरे एरिया से पानी फ्लो नहीं करता है। अगर पूरे एरिया से पानी फ्लो करेगा तो सॉलिड पार्टिकल्स कहां गए? सोइल की बात कर रहे हैं ना, तो सोइल में सॉलिड पार्टिकल्स भी तो होंगे यहाँ पर। अगर सॉइल पार्टिकल्स होंगे तो पानी को फ्लो होने के लिए बहुत ही कम स्पेस मिलेगा। तो पूरे एरिया से पानी फ्लो नहीं करता है, एक्चुअल में पानी तो फ्लो करेगा जो वॉइड्स हैं, जहां जहां पर भी वहीं से पानी फ्लो करेगा। तो एक्चुअल जो वेलोसिटी होती है उसको सीपेज वेलोसिटी बोलते हैं। और सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी में रिलेशन ये होता है, ये भी डेरिवेशन से आता है ना। डिस्चार्ज वेलोसिटी इक्वल टू सीपेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीपेज वेलोसिटी निकालनी है तो हमें क्या निकालना है? डिस्चार्ज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। और जब डिस्चार्ज वेलोसिटी निकालते हैं तो डार्सी लॉ लगाते हैं, तो डिस्चार्ज वेलोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी मल्टीप्लाई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। अब देखा जाए, जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई जेकेएसएसबी के जो जेई के क्वेश्चन है वो अदर स्टेट से वेरी करते हैं। जेकेएसएसबी जेई के क्वेश्चन काफी हद तक अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। अगर वो क्वेश्चन पूछता तो सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता इस तरीके से कि भाई आपको डिस्चार्ज वेलोसिटी दे देगा और आपको पोरोसिटी दे देगा और आपसे डायरेक्टली सीपेज वेलोसिटी निकलवाएगा। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। थोड़ा सा क्वेश्चन को लेवल बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा बोल देता हूं मैं, थोड़ा सा हरियाणा में टच भी आ जाता है, दैट कंपनसेट करिएगा। इस डिस्चार्ज वेलोसिटी को निकालने के लिए वी फाइंड दिस पैरामीटर, वी यूज दिस पैरामीटर k मल्टीप्लाई आई। तो आपसे ना वो कैलकुलेशन करवा रहा है। और कई बार क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में तो k गिवन ही नहीं है, तो आपका लेवल का और इंक्रीज कर दिया उसने, k भी नहीं बताया, k निकालना पड़ेगा इस टेस्ट से। इस टेस्ट से k निकालेंगे, i निकालेंगे, पोरोसिटी भी निकालनी पड़ेगी। आई थिंक पोरोसिटी इज ऑल्सो नॉट गिवन। Oh my god, lot of calculation have to done. This is the level of the JEE exam for JKSSB. और यही मैंने आपको बताया है कि JKSSB एक ही तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, एक ही तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप एक ही क्वेश्चन देखेंगे ना, फर्स्ट टाइम अगर आप एक ही क्वेश्चन देखेंगे देन यू विल सरप्राइज दैट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन हैव बीन फ्रेम्ड, दैट कि हमने चीजों को पढ़ा लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा है। कोई भी चीज हमने कहीं से भी पढ़ी होगी, अगर उसको थोड़ा सा और अच्छे करके पढ़ लेते तो शायद वो आंसर भी आ जाता। Such type of question have been framed from this JKPSC एग्जाम। बट अभी हम जेई की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी काफी अच्छे लेवल का पूछा गया है इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन काफी हद तक करवा रहा है। इतना टाइम भी कहाँ देता है यार वो, आपको गिवन टाइम में क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए। तो इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि लेवल ज्यादा है, टाइम कम है और कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपको प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करनी है। तो आपको पहले एनालिसिस करनी है कि कौन से सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरीके से हमें पढ़ना है टॉपिक, वो सारी एनालिसिस वी हैव डन। सारे मेंटर्स एनालिसिस कर चुके हैं प्रीवियस ईयर के पेपर से, कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, सारी एनालिसिस हो चुकी है फ्रेंड्स। नाउ दिस टाइम कि आप एनरोल हो और बाजी मार जाओ, राइट। तो ये देखो, इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम लोग डिस्चार्ज वेलोसिटी निकालेंगे और पोरोसिटी निकालेंगे। जब दोनों वैल्यूज हम निकालेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगी? सीपेज वेलोसिटी मिलेगी, राइट। फ्रॉम हियर वी गेट द सीपेज वेलोसिटी। अब कैसे निकालते हैं, प्रोसेस क्या है इसका? तो देखो, सबसे पहले इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग ये कर रहे हैं, देखो ये एरिया गिवन है अपने पास क्वेश्चन में, एरिया गिवन है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो एरिया है 35, लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर और हेड लॉस गिवन है
60 सेंटीमीटर का। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पे जो वाटर लेवल का डिफरेंस है, जो हेड डिफरेंस है, वो 60 सेंटीमीटर है। और यहां पर बोला गया कि वॉल्यूम कलेक्टेड इन दिस टाइम, तो इसका मतलब हम डिस्चार्ज यहां से निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम बाय दिस टाइम, वॉल्यूम बाय टाइम क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, तो यहां से हम डिस्चार्ज निकाल देंगे। ड्राई मास गिवन है फ्रेंड्स, ड्राई मास गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये गिवन है। मैंने जानबूझकर टाइपिंग करवा दी काम को आसान करने के लिए कि मैं अगर लिखूंगा कुछ चीजें रब हो जाती हैं, कुछ चीजें समझ नहीं आती, टाइपिंग करा देते हैं, यहीं से समझ आ जाती है, राइट। सीपेज वेलोसिटी का फॉर्मूला फ्रेंड्स डायरेक्टली मैंने लिखा के, दिस इज नॉट द के आई, ये मल्टीप्लीकेशन में ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो थोड़ा सा कंपनसेशन कीजिएगा यहाँ पर। व्हाट इज दिस, ये क्या हो गया, प्रिंट हो गया था, ये प्रिंट हो गया हमसे गलती से, कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं इंसान से। नाउ दिस सीपेज वेलोसिटी का जो फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्चार्ज वेलोसिटी बाय पोरोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी के मल्टीप्लाई आई होता है, डिवाइड बाय पोरोसिटी होता है, राइट। और डिस्चार्ज से डार्सी लॉ बोलता है क्यू इज इक्वल टू के आई ए, क्यू किया है ना, क्यू इज इक्वल टू के आई ए। के परमेबिलिटी, अब आपको क्यू पता है, आपको आई पता है, आपको ए पता है, यू कैन कैलकुलेट द के की वैल्यू यहां से निकालेंगे, पुटअप करेंगे, फिर आई की वैल्यू पुटअप करेंगे, पोरोसिटी निकालना पड़ेगा, वो भी गिवन नहीं है, तब जाके सी पे वेलोसिटी मिलेगी, लोड ऑफ कैलकुलेशन एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिएगा कर क्या रहे हैं, यहां पर देखो, तो क्यू का फॉर्मूला का क्या, ये आई पैरों में नहीं है, बेसिकली आई मल्टीप्लीकेशन में है, तो के इंटू आई का प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं क्यू बाई ए करके, क्यू की वैल्यू 120/6 और एरिया कितना गिवन था 35, तो एरिया 35 रखा है, बाकी इसको सेकंड्स वगैरह में कन्वर्ट किया है, यूनिट कन्वर्जन किया, तो आंसर आया सेंटीमीटर पर सेकंड में। अब डिस्चार्ज वेलोसिटी बाय पोरोसिटी, तो ड्राई मास बाय ड्राई वॉल्यूम क्या होता है, ड्राई मास बाय वॉल्यूम, तो ये ड्राई डेंसिटी होगी। और ड्राई डेंसिटी का एक और फॉर्मूला होता है जी रो डब्ल्यू डिवाइड बाय 1+E, तो ये वाला फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, तो यहाँ पर ड्राई डेंसिटी का हम ये वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे, ठीक है। ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू जी रो डब्ल्यू डिवाइड बाय 1+E, 1+E को इधर ले आते हैं, और ड्राई डेंसिटी जो है ड्राई मास बाय वॉल्यूम, ड्राई मास क्वेश्चन में मेंशन ऑलरेडी, तो यहाँ से सोल्व करके हमने वॉइड रेशियो निकाला है, वॉइड रेशियो यहाँ से आए, वॉइड रेशियो पोरोसिटी में वी हैव रिलेशन E इज इक्वल टू, या ईटा अगर निकालना हो E डिवाइड बाय 1 का E, तो यहाँ से पोरोसिटी निकाली है, तो पोरोसिटी यहाँ से निकाली है, और के आई की वैल्यू यहाँ निकाली है, तो के आई बाय ईटा ये हमारी सीपेज वेलोसिटी, तब जाके हमारा ये रिजल्ट आया। तो लॉट ऑफ कैलकुलेशन करवा रहा है आपसे इस क्वेश्चन में, वी हैव टू डू द कैलकुलेशन, अब कर भी कह सकते हैं, राइट। चलो अब आगे देखो, समझ आ गया क्वेश्चन ये वाला, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 क्वेश्चन, ये कौन सा नंबर था क्वेश्चन का था, ये देखो 49 से डायरेक्टली 76 मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर, एक साथ नहीं देता है, अच्छी बात भी, एक साथ देने भी नहीं चाहिए क्वेश्चन, थोड़ा मिक्स करके चीजें वैरायटी होगी तो मजा भी आता है क्वेश्चन सोल्व करने में। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, अब 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है, इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि यूनिट वेट ऑफ द ड्राई सॉइल इज ग्रेटर देन द यूनिट वेट ऑफ द वेट सॉइल, जो ड्राई सोइल का यूनिट वेट होता है, गामा डी की बात कर रहे हैं, द यूनिट वेट ऑफ द ड्राई सोइल इज ग्रेटर देन द यूनिट वेट ऑफ वेट सोइल, गामा बल्क से ज्यादा होता है, गलत है, नहीं होता है। फॉर ड्राई सोइल ड्राई यूनिट वेट इज लेस देन द टोटल यूनिट वेट, ड्राई सोइल के लिए बोल रहा है कि अगर हम ड्राई सोइल की पर्टिकुलरली बात करते हैं, ड्राई सोइल की, अगर हम ड्राई सोइल की बात करते हैं तो क्या उस केस में ड्राई यूनिट वेट टोटल यूनिट वेट से कम हो जाता है, गलत बात है, ये भी नहीं होता है। यूनिट वेट ऑफ सोइल इंक्रीजेस ड्यू टू द सबमर्जेंस इन वाटर, अगर सॉइल सबमर्ज हो जाती है तो क्या उससे यूनिट वेट इंक्रीज होता है, नहीं डिक्रीज होता है, गामा सबमर्ज की हम बात करते हैं। यूनिट वेट ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस ड्यू टू द, यस यूनिट वेट ऑफ द सॉइल डिक्रीज करता है, क्योंकि गामा सबमर्ज की बात करते हैं तो यूनिट वेट जो है सॉइल का डिक्रीज करता है। मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ, आप सीक्वेंस देखिएगा, देखो इसमें जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं ना, तो देखो ये सीक्वेंस रहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बल्क यूनिट वेट को, तो जो बल्क यूनिट वेट है वो गामा बल्क होता है, ये बल्क यूनिट वेट है। फिर एक हम पढ़ते हैं गामा सैचुरेटेड यूनिट वेट, एक हम पढ़ते हैं गामा ड्राई यूनिट वेट, और एक हम पढ़ते हैं सबमर्ज यूनिट वेट, और एक हम पढ़ते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स एस, सॉलिड्स को डिनोट करता है, नॉट सॉइल, राइट, गामा एस। इन सब को अगर मैं अरेंज करता हूं तो फ्रेंड्स सबसे पहले गामा एस सबसे ज्यादा होता है, फिर उससे कम जो होता है वो गामा सैट होता है, उससे कम जो होता है वो गामा बल्क होता है, और उससे जो कम होता है फ्रेंड्स वो गामा ड्राई होता है, और सबसे कम गामा सबमर्ज होता है। फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है, दैट वी विल स्टडी इन द क्लास, यही बता दूंगा तो मजा क्या आएगा फिर, ठीक है ना। तो अगर मैं सारी चीजें यहीं आपको रिवील कर दूंगा तो फिर मजा क्या आएगा फ्रेंड्स, मैं आपको क्लास में बताता हूँ ये चीजें कि क्यों रहता है, ये रीजन क्या रहता है इसका। तो फ्रेंड्स जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इसका वो ये रहेगा, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस ड्यू टू द सबमर्जेंस इन द वाटर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ये सब लिखा हुआ है मैंने, आप चाहो तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है।
Next question, in a triaxial compression test, when the drainage is allowed during the first stage, that means application of cell pressure only, and not during the second stage, that means application of diabetes test at a constant cell pressure, the test is known as the. Now ट्राइक्शियल टेस्ट आपने नाम सुना होगा ना सबने, थोड़ा सा घबराते भी होंगे फ्रेंड्स, ट्राइक्शियल टेस्ट पता नहीं क्या चीज है। लेट मी क्लियर वन थिंग, वेरी सिंपल टेस्ट इट इज। ट्राइक्शियल टेस्ट में करते क्या है ट्राइक्शियल, ट्राइक्शियल का मतलब बच्चे तीन एक्सिस से लोडिंग लगती है, दैट्स इट ट्राइक्शियल लोडिंग। अच्छा इतना आसान है, और क्या, बहुत आसान है। करते क्या है फिर, ये करते हैं, देखो ये एक सैंपल बनाते हैं, सिलेंड्रिकल सैंपल बेसिकली बनाते हैं, लेंथ और डायमीटर रखते हैं, ये एक सिलेंड्रिकल सैंपल बनाया है हमने, और ये जो सोइल का सैंपल आपने बनाया है फ्रेंड्स, इसको एक कंटेनर के अंदर रखते हैं और इस कंटेनर में फ्लूइड ऐड कर देते हैं। ये जो है फ्लूइड इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये फ्लूइड जो है वो एक तरीके से प्रेशर लगा रहा होता है, यहाँ पर फ्लूइड जो एक तरीके से प्रेशर लगा रहा होता है। तो ये जो फ्लूइड है एक तरीके से प्रेशर लगाता है। फ्लूइड का प्रेशर वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्लूइड प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू रो जीएच हाइट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो प्रेशर लगता है फ्लूइड की वजह से हर जगह से प्रेशर लगता है। तो अगर मैं सोइल सैंपल को बाहर देखूं तो ये सोइल सैंपल था और इसके ऊपर आपने बोला कि सर यहाँ से भी प्रेशर आ रहा है, सर यहाँ से भी प्रेशर आ रहा है, दिस इज द सेल प्रेशर सिग्मा 3। सर आई एम वेरी शार्प स्टूडेंट, सर वन क्वेश्चन इज दिस, सर ये जो फ्लूइड प्रेशर है ना सर, ये तो सर नीचे की तरफ जाते जाते इंक्रीज कर रहा है सर, बट सर आपने तो यहाँ पे सिग्मा 3 लगा दिया सर, व्हाट इज द रीजन? फ्रेंड्स आपकी इंटेलिजेंस पे मैं कोई शक नहीं कर रहा हूँ, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ये जो हमारी लेंथ होती है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कम होती है, लेंथ ज़्यादा नहीं होती है, लेंथ इज़ वेरी लेस। एल बाई डी जो हम रखते हैं जनरली वो 2 रखते हैं। जनरली 38 mm का डाया बनाया जाता है और 76 mm की लेंथ बनाई जाती है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर आप इतनी स्टडी इतनी सी लेंथ, ये तो जूम करके देख रहे हैं ना, एक्चुअली में लेंथ बहुत छोटी होती है फ्रेंड्स। इसमें अगर आप प्रेशर का वेरिएशन देखेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं आता, ज़्यादा डेविएशन नहीं आता है रिजल्ट्स में, इसलिए वी आर टेकिंग ओनली 1 वैल्यूज। क्यों कॉम्प्लिकेशन करना चीज़ों को, जब चीज़ें आसान करके समझी जा सकती है तो कॉम्प्लिकेशन क्यों करना होता है? तभी तो थ्योरीज में एजम्पशंस ली जाती है कि आसान करो चीज़ों को, कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद फ्रेंड्स करते हैं, ये एक हमने लोडिंग लगाई एक सैंपल के ऊपर, दिस लोडिंग वी हैव अप्लाइड ऑन द सैंपल, राइट। ये सोइल सैंपल था, इसमें इसको बोलते हैं सेल प्रेशर स्टेज। तो स्टार्टिंग में हम सेल प्रेशर स्टेज पे जो है लोडिंग अप्लाई करते हैं, पानी का प्रेशर लगाया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर सिर्फ वर्टिकल लोडिंग लगाते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद ऊपर से सिर्फ लोडिंग आती है वर्टिकल, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल। तो ये वर्टिकल लोडिंग लगाएंगे लाइक दिस। तो उसके ऊपर ये वर्टिकल लोडिंग लगती है, जिसको हम डायबेटिक स्ट्रेस बोलते हैं फ्रेंड्स। और ऑलरेडी कितना लगा हुआ था, सिग्मा 3 लगा हुआ था, सिग्मा 3 तो पहले से लगा हुआ था, सिग्मा डी और लगा दिया तो फ्रेंड्स सिग्मा 1 बन जाता है, सिग्मा डी प्लस का सिग्मा 3। तो डेविएटर स्टेज ये सेकंड स्टेज होती है। तो बेसिकली ट्राइक्शियल जो टेस्ट होता है 2 स्टेजेस में परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट वन इज द सेल प्रेशर स्टेज, सेकंड वन इज द डेविएटर स्टेज। इतनी इस बात समझ आ गई। नाउ अब इस टेस्ट में जब हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर 4 टाइप से हम टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि ड्रेनेज वोल्व को ओपन रखना है क्लोज रखना है। 4 टाइप के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। सोइल में पानी होगा, सोइल में पानी रिमूव होगा, जब आप लोड अप्लाई करते हैं तो सोइल में पानी रिमूव हो सकता है, रिमूव होगा ऑब्वियसली बात अगर आप वोल्व को ओपन करेंगे। तो बेसिकली 4 टाइप के टेस्ट परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। ये 4 टाइप के टेस्ट यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। वन इज द अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं, यहां पे लिखा भी गया अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, यू कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट सीडी टेस्ट। एक फ्रेंड्स इसके अंदर टेस्ट होता है अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट यूडी टेस्ट, एक होता है फ्रेंड्स कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। ये 4 टाइप से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग? आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक बताता हूं याद करने का। इसमें जो पहले वाला वर्ड होता है ना फ्रेंड्स, इसमें जो पहले वाला वर्ड होता है, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। ये जो पहले वाला वर्ड है कंसोलिडेटेड अनकंसोलिडेटेड, पहले वाले वर्ड का मतलब है हम पहली स्टेज की बात कर रहे हैं। दूसरे वर्ड का जो मतलब है हम दूसरे स्टेज की बात करेंगे। ये जो दूसरा वर्ड है हम दूसरे स्टेज की बात करेंगे। ये दूसरा वर्ड है हम दूसरे स्टेज की बात करेंगे। पहली 2 स्टेज में टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। पहली स्टेज की बात करते हैं। अगर आपने लोड लगाया सिग्मा 3 का, जब आपने लोड लगाया है आपने सैंपल के ऊपर, और अगर आपने पानी के रिमूवल को अलाउड किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि पानी का रिमूवल हो जाए ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दैट लोड सिग्मा 3, तो इस सिचुएशन को बोलेंगे कंसोलिडेशन। इसको क्या बोलेंगे, कंसोलिडेशन। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि कंसोलिडेटेड है मतलब आपने अलाउ किया हुआ है पानी के रिमूवल को, ड्रेनेज वॉल्व को आपने ओपन किया हुआ है। यहां पे ड्रेनेज वॉल्व भी लगी होती है, मैंने नहीं लगाई है, होती है ड्रेनेज वॉल्व भी। तो अगर आपने पानी के रिमूवल को अलाउड किया हुआ कि पानी का रिमूवल हो सके, पानी का रिमूवल हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि पानी का रिमूवल हो जाए फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ड्रेनेज वॉल्व्स आर ओपन।
फर्स्ट स्टेज में, कंसोलिडेटेड की बात कर रहा हूं। यहां पर देखो अनकंसोलिडेटेड है, इसका मतलब ड्रेनेज इज नॉट अलाउड इन फर्स्ट स्टेज। आपने लोड बेसिक से लगाया हुआ है बट ड्रेनेज वॉल को बंद किया हुआ है ताकि पानी रिमूव ना हो। पहला मतलब क्लियर है। यहां पे देखो कंसोलिडेटेड फर्स्ट स्टेज में पानी का रिमूवल अलाउड है, अनकंसोलिडेटेड फर्स्ट स्टेज में पानी का रिमूवल अलाउड नहीं है। अब सेकंड वर्ड पे आओ, ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड, ये तो समझ आ रहा है। अनड्रेन्ड का मतलब सेकंड स्टेज में अगर पानी का रिमूवल अलाउड नहीं है अनड्रेन्ड, अगर सेकंड स्टेज में पानी का रिमूवल अलाउड है तो ड्रेन्ड। नाउ आई एम नॉट टेलिंग यू द आंसर, आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं और आंसर समझते क्या आएगा। क्वेश्चन इज सेइंग, this is the question, in a triaxial compression test, a triaxial compression test, when drainage is allowed during the first stage, फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेज में ड्रेनेज अलाउड किया गया है, क्या बोलेंगे, कंसोलिडेटेड या अनकंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड। तो फर्स्ट स्टेज में जो है ड्रेनेज को अलाउ किया गया यानी कंसोलिडेटेड, राइट। सेकंड पॉइंट, एंड नोट ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज, फ्रेंड्स सेकंड स्टेज में ड्रेनेज अलाउड नहीं है तो क्या बोलेंगे, ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड, undrained. So what is the name of the test? Consolidated undrained test. We are performing this test, consolidated undrained test. पॉइंट समझ आ गया। ये ट्रिक्स आप याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। अब है कुछ नहीं है इसके अंदर, घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम क्लास में पढ़ते हैं ना तो बहुत मजे लेके पढ़ते हैं इस चीज को। मजे लेके पढ़ेंगे तभी तो चीजें समझ आएंगी, तभी तो चीजें क्लियर होती हैं, राइट। आई थिंक आप समझ गए होंगे ना, इतनी सी बात सफिशिएंट रहती है, बाकी तो हम क्लास में डिटेल में पढ़ते ही हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में हम जो है एक तरीके से समझ गए हैं कि इसका मतलब क्या रहता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रोलर्स आइडियली सूटेड फॉर द कोहेसिव सोइल्स। ओके, अच्छा कौन से रोलर्स है, बेसिकली ये पूछा गया कौन से रोलर्स आइडियली सूटेड है कोहेसिव सोइल्स। बच्चे आपको पता है ना कि हम जो सोइल है ना, सोइल को कॉम्पैक्ट करते हैं, हम सोइल को कॉम्पैक्ट करते हैं। कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है, आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉम्पैक्शन, तो आप क्या आंसर देंगे। तो कॉम्पैक्शन का जो मतलब रहता है, कॉम्पैक्शन का मतलब है कि हम सोइल में से ना एयर की वॉइड्स को रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूवल ऑफ द एयर वॉइड्स फ्रॉम द सोइल, ऐसा क्यों करते हैं, एयर की वॉइड्स को रिमूव क्यों करते हैं। अगर एयर की वॉइड्स को रिमूव करेंगे तो सोइल का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो हम इसलिए करते हैं ताकि सोइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज मॉडिफाई हो जाए। जब हम एयर को रिमूव करते हैं तो पार्टिकल्स, जब हम कॉम्पैक्शन करते हैं तो पार्टिकल्स पास पास आते हैं, और जब पार्टिकल्स पास पास आएंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर जाएगा, ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर लोड बढ़ रहा है, कॉन्टैक्ट स्ट्रेस बढ़ रहा है, यू कैन से लाइक दैट, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर जाएगा। या यू कैन से दैट कि सोइल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, सोइल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, सोइल की बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, सोइल की शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है। तो सारी बहुत सारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज जो एक तरीके से मॉडिफाई हो जाती है जब हम सोइल पे कॉम्पैक्शन करते हैं। तो कॉम्पैक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ द एयर वॉइड्स। अब हमारे पास अलग अलग टाइप की सोइल है, जैसे आप सैंडी सोइल की बात करो, आप ग्रेवल की बात करो, या रॉक्स पार्टिकल्स की बात करो, जो क्रस्ट पार्टिकल्स है उसकी बात कर रहा हूं, क्लेई सोइल की आप बात करो, तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल। अब उन सोइल को कॉम्पैक्ट कैसे करते हैं, क्या सारी सोइल को एक ही मशीन से कॉम्पैक्ट किया जाता है या अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली आपकी सोइल कैसी है और उसके कोरस्पॉन्डिंगली आप यूज करते हैं। आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, आप सबने देखा होगा, जब हाईवेज बनते हैं रोलर्स होते हैं हमारे पास, वो रोलर्स उस हाईवे के ऊपर चल रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोइल को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, वो आपकी पेमेंट को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। तो वो रोलर्स जो यूज किए जाते हैं, दीज आर टर्म्ड एज द स्मूथ व्हील रोलर। अब रोलर्स के भी टाइप होते हैं, एक होता है न्यूमेटिक टाइप रोलर, एक होता है आपका वन मोर रोलर, मैं नाम भूल गया हूँ शायद उसका, एक शिप फुट रोलर, याद आ गया, शिप फुट रोलर। एक शिप फुट रोलर होता है, एक न्यूमेटिक टाइप रोलर होता है, एक स्मूथ व्हील रोलर होते हैं। स्मूथ व्हील आप क्रोम पे अगर आप पिक्चर डालेंगे ना, फोटो नाम लिखेंगे, आपको पिक्चर मिल जाएगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस, देखने से पता लग जाएगा, राइट। स्मूथ व्हील रोलर ऐसे होते हैं जो कि कॉम्पैक्ट करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, बेसिकली आप यू कैन से लाइक दैट कि ये प्रेशर एक्शन पे काम करते हैं स्मूथ व्हील रोलर। बट जो शिप फुट रोलर होते हैं नीडिंग एक्शन पे काम करते हैं, और जनरली स्मूथ व्हील रोलर को हम यूज करते हैं क्रस्ट पार्टिकल्स को, रॉक्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनको कॉम्पैक्ट करने के लिए। स्मूथ व्हील रोलर यूज किया जाता है रॉक्स पार्टिकल को कॉम्पैक्ट करने के लिए। बट जो शिप फुट टाइप के रोलर होते हैं वो नीडिंग एक्शन पे काम करते हैं, जैसे आटा गूंदते हैं घर में, है ना, नीडिंग एक्शन में जो काम करते हैं वो क्लेई सोइल के लिए यूज किया जाता है। क्लेई सोइल्स की अगर कॉम्पैक्शन करनी है तो हम शिप फुट रोलर्स का यूज करते हैं। एंड जो आपका न्यूमेटिक टाइप के रोलर होते हैं वो दोनों एक्शन पे काम करते हैं, ये प्रेशर पे भी काम करता है और नीडिंग एक्शन पे भी काम करता है, दोनों एक्शन पे काम करता है। तो ये जनरली हम यूज करते हैं हर एक सोइल के लिए, चाहे आपके पास फाइन ग्रेन सोइल हो, क्लेई सोइल हो, या आपके पास कोर्स ग्रेन सोइल हो। बट समटाइम्स अगर हमारे पास सैंडी सोइल होती है तो सैंडी सोइल में वी यूज द रोलर्स।
अब रोलर्स भी है, जैसे आपने कास्टिंग देखी होगी, जब हम कॉन्क्रीट्स को कास्ट करते हैं, जब किसी भी स्लैब की कास्टिंग करते हैं, कॉलम की कास्टिंग करते हैं, जब हम उसमें कॉन्क्रीट को कास्ट कर देते हैं तो उसके बाद उसके अंदर वाइब्रेटर्स यूज किए जाते हैं। तो वाइब्रेटर से पार्टिकल्स मूवमेंट होती है, तो पार्टिकल्स पास पास आते हैं। सेम वी डू इन द केस ऑफ सैंड। तो जब हम सैंडी सोइल की बात करते हैं तो सैंडी सोइल में वाइब्रेटर्स का यूज किया जाता है ताकि पार्टिकल्स पास पास आ जाए। तो सैंडी सोइल्स की कॉम्पैक्शन के लिए हम वाइब्रेटर्स एक तरीके से यूज करते हैं। फिर आप अगर मान लो एक बिल्डिंग के अंदर अपने घर में आपको कॉम्पैक्शन करनी है तो आप रैमर्स का यूज करते हैं। जो रैमर्स होते हैं आपके पास, एक रोड होती है, उसके नीचे वेट लगा होता है, तो उस रोड को उठाते हैं और उसको इम्पैक्ट एक्शन से काम करते हैं। तो कन्फाइनिंग एरियाज में आप रैमर्स का यूज करते हैं वहां पर। तो ये रोलर्स के नाम आपको पता होना चाहिए। द रोलर्स आइडली सुटेड फॉर द कोहेसिव सॉइल दैट वी यूज द स्मूथ शिप फुट रोलर। उसके लिए क्या यूज करेंगे? शिप फुट रोलर यूज करते हैं। वाइब्रेटरी रोलर सैंड के लिए यूज करते हैं। न्यूमेटिक टाइप हर एक टाइप के सोइल के लिए पर्टिकुलरली मेंशन किया गया तो इसलिए हम इसका नाम दे रहे हैं। स्मूथ व्हील रोलर जो है हम यूज करते हैं पर्टिकुलरली क्रस्ट रॉक्स पार्टिकल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? Okay, this question. The ratio of the unconfined compressive strength of an undisturbed sample of the soil to that of remolded sample at the same water content. कि जो unconfined compressive strength होती है undisturbed soil की to the unconfined compressive strength होती है to the disturbed soil, इसको क्या बोलते हैं? Sensitivity. इसको क्या बोलते हैं? Sensitivity. सेंसिटिविटी बेसिकली एक फाइन ग्रेन सोइल की एक प्रॉपर्टी होती है। इसमें ये देखने को मिलता है कि हमें पता, अटरबर्ग ने बेसिकली बताया, अपने को अटरबर्ग ने ऑब्जर्व किया है, अटरबर्ग ने बताया कि जो फाइन ग्रेन सोइल होती है ना, ये अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा अगर उसमें वाटर कंटेंट को चेंज करते हो। उसकी शेयर, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगी अगर वाटर कंटेंट इंक्रीज करते हैं तो अगर हमने सोइल, फाइन ग्रेन सोइल हमारे पास, और उसमें हम वाटर कंटेंट इंक्रीज करते जा रहे हैं तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करती जा रही है। कंसिस्टेंसी उसके एक तरीके से डिक्रीज करती जा रही है वाटर कंटेंट के चेंज होने की वजह से। अटरबर्ग ने ऑब्जर्व किया है। इसके बेसिस पे हमने लिमिट्स निकाली है कि श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट। बट समटाइम्स वी सी कि वी हैव अ फाइन ग्रेन सोइल एंड वाटर कंटेंट सोइल का चेंज नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। विदाउट चेंजिंग द वाटर कंटेंट स्टिल सोइल की शेयर डिक्रीज कर गई। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कि आपने बोला कि वाटर कंटेंट के चेंज होने की वजह से सोइल की शेयर डिक्रीज हो रही है, बट यहां पर हम देख रहे हैं कि वाटर कंटेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, फाइन ग्रेन सोइल की ही बात हो रही है और फिर भी सोइल की स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गई है। दिस प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज द सेंसिटिविटी। सोइल की प्रॉपर्टी है। अब ऐसा क्यों होता है? दैट विल स्टडी इन द क्लास, राइट। सेंसिटिविटी उसको बोलते हैं बेसिकली, वो ये इसको सेंसिटिविटी बोलते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है इसके अंदर? आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। आई थिंक ये सेंसिटिविटी के बेसिस पे जो है बताया गया है कि अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू 1 है तो इनसेंसिटिव सोइल बोलेंगे, अगर 2 से 4 आती है तो नॉर्मल सेंसिटिव बोलेंगे, 4 to 8 आती है तो सेंसिटिव बोलेंगे। कौन सी स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलती है तो ये सब बताया गया यहाँ पे। चलो तो ठीक है, मैंने अभी आपको सोइल के क्वेश्चंस करवाए हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियोस होगी वो एनवायरनमेंट के लिए होगी, फिर हम सर्वे के क्वेश्चन भी देखेंगे, तो वो भी आपको मिलते रहेंगे। इनमें अगर कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप फिर से, अगर आपको ज्वाइन करना है मॉड्यूल को, क्योंकि मॉड्यूल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, अगर आप मॉड्यूल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्टली आप इंस्टीट्यूट में कॉल कर लो, या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है गूगल शीट का, उसको फिल कीजिएगा, आप डायरेक्टली ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, फिर डायरेक्टली आप वहाँ से क्वेरी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलता हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन।